थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2022 की कोरियन क्राइम एक्शन मूवी दी राउंड अप। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2008 में वियतनाम के हो चिन मैन शहर से, जहां एक मर्सिडीज में दो आदमी शहर से बाहर जा रहे हैं। शहर से थोड़ी दूर आके योंग चोई नाम का एक यंग लड़का एक जुंग नाम के आदमी के साथ कार से बाहर आता है। योंग साउथ कोरिया के एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर चॉय का एक लौता बेटा होता है और वो यहाँ एक रिजॉर्ट बनाने के लिए जगह देखने आया होता है और जुंग उसे बिजनेस के लिए कुछ और कोरियन आदमियों से मिलवाता है जो एक वैन में वहां आते हैं। उस वैन के अंदर जाने के बाद योंग को अपने सामने कैंग नाम का एक आदमी मिलता है जो उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता और कैंग का इशारा मिलते ही उसका एक आदमी योंग को बुरी तरह पीटने लगता है। वो आदमी मार मार के योंग की नाक तोड़ देता है और उसके फेस पे अपने चाकू से कट बनाने के बाद कैंग उससे कहता है कि अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि तू किडनैप हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम साउथ कोरिया के एक शहर का सीन देखते हैं जहां काफी पुलिस और मीडिया वाले एक स्टोर के बाहर खड़े हैं क्योंकि यहाँ एक मेंटली अनस्टेबल लड़के ने लोगों पे चाकू से हमला किया है और इसने स्टोर के अंदर दो फीमेल्स को भी हॉस्टेज बना के रखा है। और यही एंट्री होती है फोर्स के एक दबंग पुलिस इंस्पेक्टर मा सिप दो उर्फ डोंग की। डोंग पीछे के दरवाजे से स्टोर के अंदर घुसता है पर उससे सामान से भरी एक ट्रॉली गिर जाती है और वो लड़का अलर्ट हो जाता है, पर इससे पहले कि वो किसी पे चाकू से अटैक करे डोंग उसे उठा के जमीन पे पटक देता है और उसकी रिस्ट तोड़ के उसे डिसआर्म करता है। पर वो लड़का इसके बाद भी नहीं रुकता और डोंग पे अटैक करता है और वो एक जोरदार पंच मार के उसे बेहोश कर देता है। सिचुएशन कंट्रोल में होने के बाद मीडिया वाले डोंग के बारे में न्यूज में एक नेगेटिव आर्टिकल छापते हैं क्योंकि उसने एक मेंटली अनस्टेबल लड़के पर हाथ उठाया, पर उसे अपनी पब्लिक इमेज की कोई टेंशन नहीं होती और उसकी टीम के जूनियर ऑफिसर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि फोटोज में आप पुलिस वाले कम और एक रशियन गैंगस्टर ज्यादा लगते हो। तभी इन सब का बॉस कैप्टन जॉन वहां आता है और इन्हें एक पुलिस फाइल पढ़ने को देता है जिसमें 3 क्रिमिनल्स की डिटेल्स होती है जो तीनों यहाँ एक ज्वेलरी स्टोर लूटने के बाद गायब हो गए थे। कैप्टन इनसे कहता है कि इनमें से एक आदमी ने वियतनाम की पुलिस को सरेंडर करा है और इसके क्राइम की सजा दिलाने के लिए हमें इसे लेने वियतनाम जाना होगा। कैप्टन इस काम के लिए अपने साथ डोंग को वियतनाम चलने के लिए कहता है और दोनों एक फ्लाइट लेके अगली सुबह वियतनाम आ जाते हैं। यहाँ आते ही साउथ कोरियन एम्बेसी से पाक नाम का एक ऑफिसर इन्हें रिसीव करता है और इन्हें समझाता है कि ये हमारा देश नहीं है, इसलिए यहाँ कोरियन पुलिस की नहीं चलती और हमें सब कुछ सिर्फ प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही करना होगा। रात को पाक इन्हें डिनर पे ले जाता है और जोंग अपने सामने वाली टेबल पे कोरियन लैंग्वेज बोलते हुए कुछ गैंगस्टर्स को नोटिस करता है और तभी उसे अपना एक पुराना खबरी भी मिलता है जो अब यहाँ वेटर की जॉब करता है और वो उसे बताता है कि हर साल करीब 200 से 300 कोरियन लोग वहाँ क्राइम्स करके यहाँ चले आते हैं क्योंकि कोरिया की पुलिस उनके पीछे यहाँ तक नहीं आती। वो उन लोगों के साथ ही ड्रिंक करने लगता है और डोंग को वार्न करता है कि कोरिया के गैंगस्टर्स यहाँ और भी ज्यादा वाइल्ड हैं और वो अक्सर अपने साथ हथौड़े और हैंड गन्स भी रखते हैं और वो पुलिस ऑफिसर्स पर भी अटैक करने से नहीं डरते। दूसरे दिन एम्बेसी में डोंग नोटिस करता है कि कई सारे यंग कोरियन यंगस्टर्स वियतनाम आने के कुछ दिन बाद से ही मिसिंग हो गए हैं और पाक उन्हें उस क्रिमिनल के बारे में बताने लगता है जिसके एक्स्ट्राडिशन के लिए वो यहाँ आए हैं, जिसका नाम जुंग है और वो अपने करे हुए गुनाहों की वजह से पछता रहा है। जो सुन के डोंग और कैप्टन हंसने लगते हैं क्योंकि जुंग जैसे लोग कभी भी सुधर के पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करते और जरूर जुंग यहाँ की पुलिस से कुछ छुपा रहा है। पाक वियतनाम की पुलिस से परमिशन लेके जुंग को इंटेरोगेशन के लिए साउथ कोरियन एम्बेसी में बुलाता है और डोंग और कैप्टन उससे सरेंडर करने की असली वजह पूछते हैं, पर जुंग इन्हें सीरियसली नहीं लेता और कैप्टन उस रूम के सीसीटीवी को ढक देता है और डोंग उससे अपने तरीके से पूछताछ शुरू करता है और पिटाई के डर से जुंग कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त जेडी की गर्लफ्रेंड पे हाथ डाला था, इसलिए अब जेडी मुझे मारना चाहता है और डोंग कैप्टन के साथ जेडी के घर जाता है, पर वहाँ इन्हें जेडी नाम के उस आदमी की लाश मिलती है जिसका किसी ने मर्डर किया होता है और ये समझ जाते हैं कि असली कहानी कुछ और है और जुंग इन्हें घुमा रहा है, जिसके बाद ये गुस्से में एम्बेसी वापस आते हैं और डोंग उसे जमीन पर पटकने के लिए उठाता है, पर इस बार जुंग इन्हें सारा सच बताना शुरू करता है। जुंग इन्हें उस दिन के बारे में बताने लगता है जब ये योंग चोई नाम के उस लड़के को बहला के लाया था और इसके 2 दोस्तों और कैंग ने अपने एक आदमी के साथ उस लड़के को किडनैप कर लिया था। योंग के पास से इन्हें जो कैश मिला था वो काफी कम था और अब ये तीनों कैंग और उसके आदमी से बहस करने लगते हैं क्योंकि इन्हें ये पैसा 5 लोगों में डिवाइड करना होगा और जुंग को लगता है कि वो तीनों मिलके कैंग और उसके साथी को डरा के उनसे ज्यादा पैसे ले सकते हैं क्योंकि वो 2 लोग हैं और ये 3 हैं। पर इस बहस का फायदा उठा के योंग वैन का दरवाजा खोल के भाग निकलता है और ये सभी उसके पीछे भागते हैं और एक जगह पे उसे पकड़ लेते हैं।
योंग ईट से कहता है कि मेरे होटल के रूम में काफी सारा कैश और गोल्ड पड़ा है जो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। पर तभी एक मशेटे के साथ कैंग वहां आता है और भागने के लिए योंग को वहीं सबके सामने जान से मार देता है। जोंग का एक साथी उसे ऐसा करने के लिए बुरा भला कहता है क्योंकि अब योंग की लाश के लिए कोई इन्हें पे नहीं करेगा, और इसी टाइम कैंग का वो साथी उसका गला काट देता है। और अब जोंग और जेडी को भी समझ आता है कि कैंग कितना बड़ा पागल है और अब इन दोनों की जान भी खतरे में है। अब कैंग इन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करता है और रात को ये दोनों अपने साथी और योंग की डेड बॉडी को प्लास्टिक में रैप करके जमीन में दफनाते हैं। और कैंग का वो आदमी योंग के होटल जाके उसके रूम में पड़ा सारा कैश और गोल्ड एक बैग में भर के लाता है, पर इतने सारे कैश और गोल्ड से भी कैंग सेटिस्फाई नहीं होता। वो अपनी टी शर्ट उतारता है और योंग की डेड बॉडी में से उसका हाथ काट के बाहर निकालता है, और उस हाथ और योंग के पासपोर्ट के साथ वो योंग के फादर मिस्टर चॉय को एक फोटो भेजता है और कहता है कि अपने बेटे के बदले में मुझे 5 लाख US डॉलर्स चाहिए। जोंग डोंग और कैप्टन से कहता है कि 2 दिन पहले कैंग को सारे पैसे मिल गए, पर उसने चॉय को उसका बेटा वापस नहीं दिया क्योंकि वो लड़का तो कैंग के हाथों पहले ही मर चुका है। वो कहता है कि जेडी और मुझसे कैंग का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम बिना पैसे लिए वहां से भाग गए, पर अब कैंग हमारे पीछे पड़ा है और जरूर उसी ने जेडी को भी मार दिया है, इसीलिए मैंने सरेंडर किया ताकि तुम मुझे यहाँ से वापस साउथ कोरिया ले जाओ और वहाँ की जेल में ही मैं कैंग से सेफ रह सकता हूँ। डोंग भी इस पूरे क्राइम की कहानी और खून खराबे के बारे में सुन के शॉक में होता है और वो साउथ कोरिया में अपनी टीम को फोन करता है और उस मिसिंग लड़के और कैंग की सारी डिटेल्स पता करने को कहता है। वो जोंग से कैंग के अड्डे का भी पता कर लेता है और कैप्टन और डोंग के उस जगह जाके वहां खोदने पर उन्हें योंग समेत 2 और दफनाई हुई डेड बॉडीज मिलती हैं। तभी डोंग का वो खबरी उसे फोन करता है और कहता है कि आपकी तरह राकू नाम का एक वियतनामी गैंगस्टर भी अपने आदमियों के साथ कैंग को हर जगह ढूंढ रहा है। पर इसी बीच वियतनाम की लोकल पुलिस वहां आ जाती है और कैप्टन और डोंग से पूछती है कि तुम्हें हमारी कंट्री में मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन किसने दी, और अगर तुम लोग अभी अपनी एम्बेसी में वापस नहीं गए तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। उधर राकू के खबरी कैंग का घर पता कर लेते हैं और राकू अपने गैंग के साथ वहां आता है और घर की तलाशी लेने पर उन्हें पैसे और गोल्ड वाला वो बैग भी मिल जाता है जो कैंग ने योंग के होटल से लिया था। दरअसल अपने बेटे और पैसे मिसिंग होने के बाद मिस्टर चॉय ने राकू से कांटेक्ट किया था और कैंग को मार के अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कहा था, जिसके बदले वो इन्हें मुंह मांगे पैसे देगा, और ये सब यहीं रुक के कैंग के घर आने का वेट करने लगते हैं। उधर कैप्टन और डोंग राकू के अड्डे पे जाते हैं जहां जुआ खेला जाता है और वो उनसे पूछते हैं कि इस वक्त उन्हें राकू कहां मिलेगा, पर ये जान के कि ये दोनों कोरिया के 2 पुलिस वाले हैं, राकू के आदमी इन्हें डराने की कोशिश करते हैं और डोंग उनकी पिटाई चालू करता है, और जब वो किसी के काबू नहीं आता तब राकू के आदमी उसके आगे हार मान जाते हैं। उसी गैंग का एक आदमी डोंग से कहता है कि कैंग को मारने के लिए साउथ कोरिया से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आया था और इस वक्त उनका बॉस उसे ही मारने गया है। डोंग उस जगह का एड्रेस लेके कार में कैप्टन के साथ वहां जाने लगता है और अब डोंग और कैप्टन श्योर होते हैं कि कोरिया से मिस्टर चॉय ने ही राकू को हायर किया है ताकि वो कैंग को मार सके, और तभी उसे अपने एक टीममेट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर चॉय साउथ कोरिया का सुपर रिच बिजनेसमैन है जो पॉलिटिकली भी कनेक्टेड है और उसके नाम पे यहाँ मल्टीपल बैंक्स और लोन कंपनीज हैं, पर उसने अभी तक अपने बेटे की किडनैपिंग या मर्डर की न्यूज बाहर नहीं आने दी है क्योंकि शायद वो इस मामले को साइलेंटली सॉल्व करना चाहता है, और डोंग उससे मिस्टर चॉय पे दूर से नजर रखने के लिए बोलता है। उधर जब कैंग अपने घर वापस आता है तो वो राकू और उसके छुपे हुए आदमियों को सेंस कर लेता है और सभी को बाहर आके ओपन फाइट का चैलेंज देता है। वो सभी कैंग पे टूट पड़ते हैं, पर कैंग अपने सिर्फ एक साथी के साथ उन सबसे भिड़ जाता है और एक ब्लडी फाइट में वो सभी को काट डालता है। वो राकू से इंजर्ड हालत में पूछता है कि किसके कहने पर तुम लोग मुझे यहाँ मारने आए हो, और वो मिस्टर चॉय का नाम लेता है और कैंग मिस्टर चॉय को कॉल करता है और कहता है कि ये अटैक करवा के तूने अच्छा नहीं किया, और जैसे मैंने तेरे बेटे को मारा है वैसे ही मैं तुझे मारने साउथ कोरिया आने वाला हूँ। जब तक कैप्टन और डोंग कैंग के घर तक आते हैं तब तक उसने राकू और उसके गैंग की लाशें बिछा दी होती हैं, और उसके घर पे इतनी सारी डेड बॉडीज देख के उन दोनों को पता चलता है कि कैंग इस लेवल का किलर है। पर कैंग और उसका साथी अभी भी उसी घर में होते हैं और वो अचानक बाहर आते ही कैप्टन पे अटैक करता है और उसे अपने हथियार से बुरी तरह इंजर्ड कर देता है, पर डोंग कैंग और उसके साथी से भिड़ जाता है और कैप्टन को मारने नहीं देता, और डोंग की पावर देख के कैंग अपने साथी को वहीं छोड़ के भाग जाता है, जिसे डोंग बाद में मार के बेहोश कर देता है, और कुछ देर के बाद कैप्टन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहां अब उसकी कंडीशन बेटर होती है।
डोंग को उसकी टीम फोन पे बताती है कि कैंग कोई मामूली किडनैपर नहीं बल्कि एक साइको है जिसके नाम पे साउथ कोरिया में भी कई एक्टिव वारंट्स हैं, क्योंकि उसने पैसे मिलने के बाद भी किडनैप करे लोगों को कभी नहीं छोड़ा और वो सभी आज तक मिसिंग हैं। डोंग हॉस्पिटल में ही कैंग के उस साथी से मिलता है जिसे उसने पीटने के बाद अरेस्ट किया था और उससे पता चलता है कि कैंग मिस्टर चॉय के पीछे वियतनाम छोड़ के साउथ कोरिया जाने वाला है। डोंग और कैप्टन भी जुंग को अपने साथ डिपोर्ट करके कोरिया ले आते हैं और वो अपने साथ योंग चॉय की डेड बॉडी भी लाते हैं ताकि उसके फैमिली वाले उसे ठीक से अलविदा कह सकें। जुंग को जेल भेजने के बाद डोंग येसु नाम के एक आदमी से मिलता है जो साउथ कोरिया अंडरवर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानता है और थोड़ा सख्ती से पूछने पर येसु कहता है कि समंदर के रास्ते क्रिमिनल्स वियतनाम से साउथ कोरिया आते जाते हैं और डोंग अपनी टीम से सभी शिपिंग कंटेनर्स और पोर्ट्स पे कड़ी नजर रखने को बोलता है और उधर मिस्टर चॉय भी अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि कैंग के साउथ कोरिया एंटर करते ही उसे मरवा देना, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा अमाउंट पे करना पड़े। शहर का पुलिस कमिश्नर कैप्टन और डोंग को मीटिंग के लिए बुलाता है और वियतनाम की पुलिस के काम में प्रॉब्लम बनने के लिए उन्हें सस्पेंड करने की धमकी देता है, पर ये दोनों कमिश्नर को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और कहते हैं कि वो जल्द ही इस केस को सॉल्व करने वाले हैं और एक इंटरनेशनल केस को सॉल्व करने का सारा क्रेडिट उसे ही मिलेगा और वो इन दोनों को इस केस को सॉल्व करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता है। अगली रात को डोंग की टीम कैंग को एक बोट से साउथ कोरिया में एंटर करते हुए सीसीटीवी में देख लेते हैं और अब वो श्योर होते हैं कि वो जरूर मिस्टर चॉय के लिए ही यहाँ आया है और डोंग और उसके साथी अगले दिन योंग चॉय की फ्यूनरल में जाते हैं और उसकी माँ और मिस्टर चॉय की वाइफ किम से मिलते हैं जो उनसे अपने बेटे की डेड बॉडी को वियतनाम से यहाँ कोरिया लाने के लिए थैंक्स कहती है। डोंग और उसकी टीम जब लंच कर रहे होते हैं तब मिस्टर चॉय अपने बॉडीगार्ड के साथ लिफ्ट से पार्किंग की तरफ जाने लगता है और कैंग भी सभी की तरह ब्लैक सूट पहन के उस लिफ्ट में आ जाता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वो चॉय के उस लंबे चौड़े बॉडीगार्ड पे अटैक करता है और उसे मार डालता है और बेसमेंट में जाके वो चॉय को एक कार की डिग्गी में बंद कर देता है और डोंग का एक साथी कैमरा पे ये सब देख के फौरन उस बिल्डिंग के बेसमेंट में आता है, पर तब तक कैंग अपने साथ मिस्टर चॉय को वहां से ले जाता है। इसके बाद डोंग चॉय की वाइफ किम से हेल्प मांगता है और अपनी टीम के साथ उसका फोन सर्विलेंस पे डालता है। कैंग उसे कॉल करता है और कहता है कि चॉय को छोड़ने के लिए उसे $2 मिलियन कैश में चाहिए और किम मान जाती है। डोंग को पता होता है कि पैसे मिलने के बाद भी कैंग मिस्टर चॉय को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए डोंग के कहने पर किम मुझसे कहती है कि मुझे अपने साथ अपने ड्राइवर को लाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कार ड्राइव करनी नहीं आती और थोड़ा सोचने पर कैंग इस बात के लिए मान जाता है। डोंग और उसके साथियों की शक्ल कैंग देख चुका होता है, इसलिए वो किम के साथ जाने के लिए जबरदस्ती यीशु को कन्विंस करता है, जहां वो किम का ड्राइवर बन के कैंग के पास जाएगा। पर किम का वो कैश से भरा बैग देख के यीशु की नीयत भी खराब होने लगती है। उधर कैंग अपने जैसे 2 सन की किलर्स के साथ एक प्लान बनाता है और कहता है कि वो पैसा मिलते ही हम चॉय और उसकी बीवी को मार के समंदर के रास्ते साउथ कोरिया से भाग निकलेंगे और वो वन आई नाम के एक आदमी को कॉल करता है जो इलीगल तरीके से बोट के जरिए उसके जैसे लोगों को देश से बाहर भेजता है और वन आई उससे पैसों की डिमांड करता है जिस अमाउंट के लिए कैंग मान जाता है। अब किम यीशु के साथ कैंग की बताई हुई लोकेशन पे जाने लगती है और डोंग पुलिस वालों को उनसे दूर रहने को बोलता है ताकि कैंग को कोई शक ना हो, पर कैंग उनसे एक कदम आगे होता है और वो फोन पे किम को नई लोकेशन देता है और उसके वो 2 आदमी किम की कार का पीछा करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वो पुलिस वालों से तो नहीं मिली हुई। डोंग का एक जूनियर कैंग के फोन की लोकेशन लगातार ट्रेस कर रहा होता है और एक एग्जैक्ट लोकेशन मिलते ही वो उस जगह पहुंच जाता है और बैकअप के लिए और पुलिस वालों को भी रेडियो करता है। उसे वहां मिस्टर चॉय मिल जाता है, पर तभी पीछे से कैंग उस पर अटैक करता है और उसे चाकू से मारने लगता है, पर तभी वहां हर तरफ से पुलिस वाले आने लगते हैं और कैंग उसे छोड़ के एक कार में वहां से भाग निकलता है। कैंग अपने दोनों आदमियों को भी फोन पे कहता है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है, इसलिए पैसे छोड़ के निकल जाओ, पर उन दोनों साइकोस को लगता है कि कैंग अकेले ही सारा पैसा रखना चाहता है और वो दोनों किम की कार के पीछे पड़ जाते हैं और यीशु उनसे बचने के लिए कार को एक मॉल की पार्किंग में घुसा देता है। ये दोनों भी उनके पीछे आते हैं और किम मॉल के अंदर भाग जाती है, पर यीशु कैश के भारी बैग के साथ भाग नहीं पाता और कार में वापस बैठ के मॉल से ड्राइव करता हुआ भाग निकलता है, जिसे वो साइको रोक नहीं पाता। उनमें से एक किम को मारने के लिए उसके पीछे मॉल में जाता है और तभी डोंग के 2 टीममेट्स भी वहां पहुंच जाते हैं, जो काफी मुश्किल लड़ाई के बाद उस दूसरे किलर को पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं।
उधर डोंग भी किम को रेस्क्यू करने के लिए उस मॉल में आ जाता है और ठीक टाइम पे आके उस किलर के किम को स्टैप करने से पहले ही रोक लेता है और उससे उसका चाकू छीनने के बाद उसे बुरी तरह पीटता है, जिसे बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है। बाहर कैंग अपनी कार से यीशु के पीछे पड़ जाता है और उनकी कार क्रैश हो जाती है और यीशु वो कैश से भरा बैग लेके रोड पे ही भागने लगता है और काफी भागने के बाद वो एक टैक्सी में बैठ के वहां से निकल जाता है और कैंग उसे पकड़ नहीं पाता। टैक्सी में यीशु उस बैग को खोल के अंदर पड़ा कैश दिखता है और बेहद खुश होता है क्योंकि अब ये सारा पैसा उसका है। मिस्टर चॉय और उसकी वाइफ अब सेफ होते हैं, पर डोंग को पता चलता है कि यीशु और पैसों वाला बैग गायब है और वो उसे वांटेड क्रिमिनल घोषित कर देता है और उसके बारे में न्यूज में दिखाया जाने लगता है। हर जगह पुलिस से बचते हुए रात को यीशु भी वन आई को कॉल करता है क्योंकि सिर्फ वो उसे पैसे लेके इस कंट्री से सेफली बाहर निकाल सकता है। पर इस कॉल के ठीक बाद कैंग वन आई के पास आता है और उसे डरा के यीशु की लोकेशन मांगता है जिससे वो अभी बात कर रहा था। कैंग उसे एक गली में उस बैग के साथ रोक लेता है और यीशु एक चाकू निकाल के उससे फाइट करने का सोचता है, पर कैंग की आंखें और चाकू का साइज देख के वो पैसों को छोड़ के भाग जाता है और कैंग वो ब्रीफकेस लेके शहर से बाहर जाने वाली एक बस में बैठ जाता है। पर यीशु भी उसे उस बस में बैठते हुए देख लेता है और वो डोंग को कॉल करके कैंग के बारे में बता देता है और डोंग पुलिस के साथ एक अंडरपास के नीचे उस बस को रुकवाता है और कैंग के सिवा सभी पैसेंजर्स को बस से बाहर जाने को बोलता है। वो डोंग को इन पैसों में से आधा रखने का ऑफर देता है अगर वो उसे यहाँ से जाने दे, पर इतने लोगों को मारने की वजह से डोंग अब उसकी धुलाई करने के मूड में होता है और वो कैंग के खंजर से भी नहीं डरता और सारी बस में उसे घुमा घुमा के पीटने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो उसे एक जोरदार किक मार के बस से बाहर फेंक देता है। पर कैंग को अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता और वो अभी भी डोंग को धमका रहा होता है और डोंग उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे एक कार का शीशा और कैंग का मुंह साथ में टूटता है और ढेर सारी पुलिस भी वहां आ जाती है और कैंग को वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन दी एंड इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट वियतनाम की पुलिस और डोंग के कमिश्नर को मिलता है और फाइनली कैंग के कन्फेशन से कई और लाशों को पहचान मिलती है और कैप्टन डोंग और उसकी टीम को एक छोटी सी पार्टी देता है और ये स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है। एक और ऐसी ही कोरियन क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।